नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और आज से हम लोग जो है चैप्टर 1 का शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम देखिए क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। उसका आज पहला लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो एकदम बेसिक से आराम से हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि पहला चैप्टर का नाम देखिए क्या था। पहला चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं पे पहुंचने से पहले कुछ बात हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति क्या होता है। नंबर सिस्टम इंग्लिश में से हम बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी संख्या को निरूपित करने वाली या दर्शाने वाली जो पद्धति होती है, जो सिस्टम होता है, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, तो हम संख्या पद्धति के माध्यम से उसे प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पे जब भी हमें कोई संख्या लिखना होता है तो देखिए हम दशमलव पद्धति का यूज करते हैं, ठीक है। दशमलव पद्धति का यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम इसे इंग्लिश में कहा जाता है और जिसका आधार जो है वो 10 होता है, यानी 10 पे काम होता है। बेस उसका 10 होता है। अगर आप देखे होंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो ये 10 पे खेल इसका होता है। दशमलव पद्धति, ये जो ऐसे करके जो हम अंक या संख्या लिखते हैं वो मेरा दशमलव पद्धति कहलाता है। सबका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाए हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारा सवाल है, इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अंक गणित में हम क्या करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति का ही प्रयोग करते हैं जब अंक गणित की बात करते हैं। बचपन से हम ये करते आए हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है देखिए 3 4 5 1 9, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 10 पे पावर 4, 4 गुने 10 पे पावर 3। ध्यान से देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10 पे पावर 2। इसी आधार 10 का हम अभी आपको बात कर रहे थे कि दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 होता है। दशमलव संख्या पद्धति में हम जिन प्रतीकों का, जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है, ठीक है। डिजिट कहा जाता है और वह 10 अंक का हम प्रयोग करते हैं। इसी 10 अंक से हम संख्या को बनाते हैं। दशमलव पद्धति में 10 सिंबल है जिसे हम अंक बोलते हैं और वह क्या है, 0 से लेके 9 तक। इसी से संख्या का निर्माण होता है। समझे कि नहीं समझे। इन्हीं 10 अंकों को लेकर हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, अलग अलग प्रकार का समूह बनाते हैं और उससे क्या हो जाता है, उससे संख्या बन जाता है। और ये कुछ संख्या यहां लिखा गया है। बात को समझिएगा। एक बात हम यहां थोड़ा सा आपको समझा दें कि अगर ये लिखा गया है तो ये 3 अंकों की एक संख्या है। अंक इसमें कितना इस्तेमाल हुआ है, 3, और संख्या क्या है, 153। बात को समझिए, अंक और संख्या अलग होता है, ठीक है। डिजिट और नंबर अलग होता है। हम संख्या का निर्माण किससे करते हैं, 10 प्रतीक से करते हैं दशमलव पद्धति में, जिसे हम अंक बोलते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बेसिक बात है, ऐसा नहीं है। दशमलव पद्धति के अलावा भी बहुत सारा संख्या पद्धति है। कुछ नाम हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे कि बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्सा भी है, ठीक है। हेक्साडेसिमल पद्धति यानी कि 2-3 पद्धति है, जहां पे अब बाइनरी पद्धति में आधार 2 होता है, जैसे 10 आधार हो रहा था, उसी तरह से ऑक्टल में आधार 8 होगा और हेक्सादशमलव में आधार 16 होता है। बहुत छोटा बात है, इसको जानिए। 10th के आगे भी ये सब आपको काम देगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अंक को क्रम से लिखते हैं, ठीक है। क्रमशः क्या लिखते हैं, दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, हाँ कि ना। दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि अगर हमें 364 लिखना तो कैसे लिखते हैं, 364। आ रहा है समझ में क्या, 364 लिख दिए। जहां जिसको पढ़ते हैं आप तो क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है कि नहीं। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है कि नहीं, 10 अरब, खरब, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय संख्या पद्धति, जब हम नंबर को, संख्या निरूपण है ना, संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है। तो हम संख्याओं को 2 तरीका से निरूपित आमतौर पे करते हैं दशमलव पद्धति में। एक भारतीय कहलाता है और एक अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। तो भारतीयों में क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या में हम दाएं से बाएं जाने वाले अंकों के मान में 10 गुना का वृद्धि हो जाता है। जैसे कि अगर हम लिख दिए 724,
तो इसका मान क्या है 4, इसका क्या है देखो 10 गुना बढ़ गया 20, इसका क्या हो जाएगा 700। बात को समझिए ना, चलो हम 3 3 ही लिख लेते हैं। जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे, है ना, देखो ध्यान से, जब हम दाएं से बाएं और बढ़ते हैं तो मान 10 गुना बढ़ता चला जाता है। मान कितना गुना बढ़ता चला जाता है? 10 गुना बढ़ता चला जाता है। इसका वैल्यू क्या है 3। जैसे हम यहां बढ़ेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा, इसी 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, इस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, इस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3000। हाँ कि ना, तो हम 10 गुना उसका मान बढ़ते चला जाता है। इसका भी बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो अभी तुरंत हम आपको बताएंगे, स्थानीय मान और जातीय मान, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलो एक उदाहरण दिया गया है कि भाई इसे जो है हम अगर शब्दों में लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो 27 अरब 56 करोड़ 98 लाख 43 हजार 256 इसे पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़े? तो इकाई दाएं सैकड़ा करके पढ़ लिया जाता है कि नहीं। अगर हम भारतीय संख्या पद्धति की बात करें तो कोई भी अगर हम संख्या लिखेंगे, गौर कीजिएगा, कोई भी हम संख्या लिखते हैं तो यहाँ देखिए 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा आता है। ठीक है, ये सब आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझिए। जब हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, यूनिट होता है, 10 होता है, 100 आता है, 10,000 आता है। ठीक है, 100,000 आएगा, ये कॉमा गलती से आ गया है, 10,000 फिर आएगा, ये भी देखो गलती से आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते हैं। ठीक है, 10,000, 100,000, ठीक है, और 100,000 के बाद क्या होता है, कहां से क्या गड़बड़ है, देखो ये गड़बड़ है, इसको हम गड़बड़ बोलेंगे। ठीक है, यूनिट 10, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है मिलियन, यूट्यूब वगैरह पे ये बहुत चलता है मिलियन। बात को समझिएगा, अगर कोई संख्या आप लिखिए, तो जब इसको हिंदी में आप पढ़िएगा, मतलब भारतीय पद्धति में पढ़िएगा, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, इस तरह से आप बढ़ते हैं। 10,000 फिर क्या है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है कि नहीं। लेकिन जब हम इसे किस में जाएंगे, जब हम जो है अगर बढ़े अंतरराष्ट्रीय में, तो ये देखिए क्या होता है यूनिट, क्या होता है यूनिट, फिर ये क्या होगा 10 प्लेस पे ये होगा, फिर इसे क्या बोलते हैं 100। ठीक है, 100 के बाद क्या होगा 1000, 1000 के बाद क्या होगा 10,000, 10,000 के बाद क्या होगा 100,000, उधर क्या होता था लाख, इधर क्या होता था 100, 100 के बाद क्या आएगा मिलियन, 10 मिलियन। आ रहा है समझ में कि नहीं। और फिर देखो 100 मिलियन, और जब 100 मिलियन तक हम पहुंच गए तो बिलियन। ये बेसिक चलता है। तो अगर हम कोई संख्या लिखें भारतीय पद्धति में तो 3 अंक के बाद कॉमा जाएगा, और यही अगर अंतरराष्ट्रीय में जाएगा, अगर अंतरराष्ट्रीय में हम चलते हैं तो क्या होगा 3 अंक के बाद कॉमा आएगा। ये बेसिक सा अंतर है भारतीय और अंतरराष्ट्रीय में। ठीक है, बहुत बच्चा जो है इसमें कंफ्यूज होता है, ये सब जानिए। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होगा, 1 अरब का मतलब 1 बिलियन होगा, मतलब ये भारतीय पद्धति है और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ये सब जानिए। ठीक है, 10 खरब का मतलब 1 ट्रिलियन होगा, ये शब्द आप सुनते होंगे। ठीक है, इसको समझ के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो जातीय मान क्या होता है, कोई भी एक अंक अगर लीजिएगा तो जातीय मान उसका अपना वैल्यू, यानी 7 का जातीय मान 7 का जातीय मान 7 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। स्थानीय मान में क्या होता है, उसका स्थान क्या है, 7 का क्या स्थान है इकाई। अब भारतीय पद्धति में हम बात करेंगे इकाई, तो बोलेंगे 7 गुने 1 बराबर 7, यानी इसका स्थानीय मान 7 है। यानी कि जो है उसका जातीय मान, उसको हम उसके स्थान से गुना कर देंगे तो स्थानीय मान हमें मिल जाएगा। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जैसे 9 है तो 9 का जातीय मान 9, और किस स्थान पे ये है 10 पे, है ना, दहाई पे, तो 10 से गुना कर दीजिए तो 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा, और 3 का, तो फिर 3 का जातीय मान 3, और इसका स्थान कौन सा है इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी 100 से गुना कर दो 3,000, 300।
कोई भी अंक उठाइए डायरेक्ट। तो 2 का क्या है 2 लिख दीजिए, 4 का क्या है तो सिंपल 4, और 4 के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 1 0, सिंपल, ये हो गया उसका स्थानीय मान। 9 है, 9 लिखिए, 9 के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 0 लगा लीजिए। 3 के बाद कितना अंक है देखिए 3 अंक, तो 3 0 लगा लीजिए। यही हो गया हमारा स्थानीय मान। और जातीय मान क्या सेम होगा, जातीय मान क्या होगा सेम होगा। देखिए तो अब क्या लिखा जा रहा है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं, एक मान होता है जातीय और दूसरा होता है स्थानीय। ठीक है, बात को समझिए। कोई भी संख्या मिलेगा, हर संख्या के प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं, यानी कि एक संख्या लिखिएगा, एक संख्या लिखिएगा तो ये एक संख्या है और इसमें 4 अंक आया है। बात को समझिएगा। तो यही कहा जा रहा है कि संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं, एक स्थानीय और एक जातीय, जो कि हम आपको समझाए। ठीक है, फिर यहां क्या लिखा गया कि किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान जो होता है वही उसका जातीय मान होता है, चाहे अंक किसी भी स्थान पे हो। मतलब 7 7 7 लिख दिए तो इसमें किसी भी पोजीशन पे है मेरा, देखो इसका भी क्या होगा जातीय मान 7, इसका भी जातीय मान 7, इसका भी जातीय मान 7, इसका भी जातीय मान 7। किस स्थान पे है, ये 7 इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे, ये हजार पे, उसके बावजूद भी जातीय मान बराबर होता है। तो क्या लिखा गया, किसी अंक का जातीय मान 0 से 9 हो सकता है, समझे कि नहीं समझे, तथा कभी बदलता नहीं है। यानी कि जो भी जातीय मान होगा वो 0 से 9 तक ही हो सकता है, वो इसके अलावा कुछ जातीय मान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें, अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान क्या होता है, बदलेगा। क्या लिखा गया, किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो अंक के वास्तविक मान को ना दर्शाकर संख्या में उसके स्थान को दर्शाता है। बात को समझिए। यानी कि 7 9 5 7 2 लिख दिए, तो इस 9 की अगर हम बात करें तो ये 9 के स्थान को बतलाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जो अंक के वास्तविक मान को ना दर्शाकर, 9 का मतलब 9 होता है, उसके वास्तविक मान को ना दर्शाकर संख्या में उसके स्थान को दर्शाता है। एक जो संख्या ये बना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 79,572 एक संख्या बना, उसमें 9 का क्या पोजीशन है, तो 9 का पोजीशन है 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी इसका क्या हो जाएगा 9000। बात को समझिए। ये है स्थानीय मान। जैसे कि 325 में 3 का जातीय मान 3 है, 325 में 3 का जातीय मान 3 है, लेकिन 3 का स्थानीय मान 300 है, क्योंकि 3 सैकड़ा के स्थान पे, इसलिए इसका स्थानीय मान 300 हो गया। सिंपल। तो ये है जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, क्या लिखा गया है कि सभी अंकों के स्थानीय मान का योगफल संख्या के बराबर होता है। यानी अगर ये संख्या है, सभी अंकों का अगर हम स्थानीय मान निकालकर जोड़ दें तो वो संख्या के ही बराबर आएगा। जैसे कि 2 का क्या होगा स्थानीय मान, देखिए 2 का स्थानीय मान इतना होगा, 4 का क्या होगा इतना होगा, 5 का क्या होगा इतना होगा, 6 का क्या होगा इतना होगा, 7 का क्या होगा इतना होगा, और 9 का क्या होगा इतना होगा। कैसे, तो अभी हम आपको तुरंत सिखाए थे कि स्थानीय मान का मतलब क्या है। स्थानीय मान का मतलब सिंपल है कि जो संख्या में अंक दिख रहा है उस अंक को लिखिए और उसके बाद कितना अंक और है उतना 0 लगा दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे ये 2 है तो हम 2 लिख दिए, 2 के बाद कितना और अंक मौजूद है इसमें, बात को समझिए। 2 के बाद कितना और अंक मौजूद है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 का स्थानीय मान। ऐसे सबका स्थानीय मान आया और सबको हम जैसे जोड़े वो फिर से संख्या के बराबर आ गया, ये होता है स्थानीय मान। इसको भी हम समझ के चलेंगे, ये आगे आपको बहुत काम देगा। चलिए अब हम लोग सीधा यूनिक पॉइंट 1.1 में आते हैं। यूनिक पॉइंट 1.1 क्या है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 है उससे रिलेटेड हम सारा फॉर्मूला, डेफिनेशन और सारा जो बेसिक है उसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का आता है प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में से हम नेचुरल नंबर
बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अगर हम आपसे भी पूछ दें कि आपके परिवार में कितना सदस्य हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप गिनना शुरू अगर कीजिएगा तो एक से शुरू कीजिएगा गिनना, कि भाई पापा 1, मम्मी 2, दादा 3, है कि नहीं, दादी 4, दीदी 5। तो इस तरह से क्या बोल सकते, किसी भी वस्तु को भी आप अगर जोड़िएगा, आम हम आपको दे दे, बोले भाई इस आम एक ढेर दे, तो बोले इस आम को गिनो, तो आप एक से गिनना शुरू कीजिएगा अमूमन, है कि नहीं, अमूमन क्या एक से ही गिनना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को हम n द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि अगर कहीं n आ गया तो इस n का मतलब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को, ये आप 11th में बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, पहला चैप्टर 11th का है सेट समुच्चय, उसमें आप डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या को हम बड़ी n से सूचित करते हैं, सिंपल। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा है। हमारे बिहार बोर्ड का जो 10th का होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें ये सवाल आया है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या, तो 1। जब हम 14th चैप्टर में चलेंगे, ठीक है, संख्यांकी उस चैप्टर का नाम है, जब भी हम पढ़ेंगे वहां भी आपको ये सब जो है प्राकृतिक संख्या वगैरह काम आएगा। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर में प्राकृतिक संख्या का आपको चर्चा चलेगा, है कि नहीं। ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा, तो सवाल में दिख जाएगा कहीं लिखा हुआ प्राकृतिक संख्या, तो हमें समझ होना चाहिए कि आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है, समझे कि नहीं समझे। और कभी कभी आ जाए, जैसे इस चैप्टर में आप जाइएगा संख्यांकी में, तो वहां आपको क्या सवाल मिल जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताइए। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पता रहेगा तब तो उसका माध्य हम निकालेंगे। तो 1 से शुरू होता है, बाकी जाते जाइए जहां तक जाइएगा। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम बता नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जिसको भी आप बड़ा बोलिएगा कि भाई ये सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या है, इसमें जैसे हम 1 जोड़ेंगे आपको अगला प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम बता नहीं सकते, क्योंकि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देने पे हमें अगला प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की कुल संख्या कितना है, अपरिमित है, हम बता नहीं सकते हैं कि कुल कितना प्राकृतिक संख्या है। जैसे अंक कितना है टोटल 10, 0 से लेकर 9 तक। इंग्लिश में अल्फाबेट कितना है 26, हम बता सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या कितना ये हम बतला नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए दूसरा टॉपिक में पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट है कि भाई सभी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या शून्य को सम्मिलित अगर कर ले सभी प्राकृतिक संख्या में, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, आप 8, 9 से ये सब बात पढ़ते आ रहे हैं, बस इसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, तो इससे भी एग्जाम में बनेगा सवाल। तो पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से शुरू होता है, बस सिंपल। जो कहां शुरू हो जाता है जी, 0 से, और जाते चल जाएगा। ठीक है, अगर संख्या रेखा की बात करें तो यहां अगर 0 है, बात को समझिए, अगर यहां 0 है तो यहां से कहानी शुरू अगर कीजिएगा, यहां से अगर कहानी शुरू कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। और अगर हम कहानी को यहां से शुरू करें, ठीक है, कहां शुरू करें, यहां से ना शुरू कर यहां से शुरू करें, तो ये मेरा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, बस यही अंतर है, 0 से स्टार्ट कर देना पूर्ण संख्या, 1 से स्टार्ट करना प्राकृतिक संख्या, सिंपल। इसे हम W से निरूपित करते हैं, किसे, पूर्ण संख्याएं को, पूर्ण संख्या के संग्रह को। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। ठीक है, पूर्ण संख्या की कुल संख्या हम नहीं बतला सकते, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हम बतला नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम नहीं बतला सकते, है ना। याद करो, अगर नंबर 9 याद है तो हम एरो लगाते हैं, एरो का मतलब क्या है, अनंत तक ये बात हमारा जाएगा। खैर आगे बढ़िए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होता है, सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या प्लस 0 बराबर होता है पूर्ण संख्या। तो सारा प्राकृतिक संख्या और उसमें 0 जुट गया तब जाकर बना पूर्ण संख्या। तो सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या बना किससे, प्राकृतिक और 0 से। बात को समझिए, प्राकृतिक और 0 से बना ये पूर्ण संख्या। तो आप पूर्ण संख्या
तो नेचुरल नंबर जो हमारा होता है यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होता है वो सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगा, सारा पूर्ण प्राकृतिक नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक में जीरो नहीं होता है। सिंपल सी बात है, वही यहां समझाया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, जीरो प्राकृतिक है जबकि पूर्ण नहीं है। सिंपल। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े तो पूर्णांक की ओर जाएंगे। पूर्णांक को हम जेड से भी सूचित करते हैं, आई से भी कहीं कहीं सूचित किया जाता है, ऐसे अमूमन जेड ही ज्यादा चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस संख्याओं को हम प्लस माइनस में बतलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जीरो और ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर को जब हम ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। सिंपल, यानी कि जो नंबर लाइन मेरा है अभी तक जीरो से चला था, जीरो से चला इधर तक, अब इधर इसको भी ले लीजिए, -1, -2, -3 इधर पूरा चल जाएगा। तो ये सारा जो है मिलकर क्या बन गया, ये जो है पूर्ण संख्या को लेते हुए पूर्णांक बन गया। ठीक है, जेड से इसे हम सूचित करते हैं। जीरो में बहुत कंफ्यूजन होता है, जो जीरो होता है उसको हम ना धनात्मक बोलते हैं ना ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जीरो जो है वो न्यूट्रल होता है। बात को समझिए, प्लस का मतलब बेसिकली क्या होता है, जमा, माइनस का मतलब होता है बेसिकली कर्ज। ठीक है, तो अगर हम +15 बोले तो मैं 15 रुपया मान के चलिए मेरे जेब में है, -20 बोले मतलब 20 रुपया मुझ पे कर्ज है। बात को समझिए, प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस, जैसे भी इसको आप लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अच्छा, नेगेटिव मतलब खराब। जीरो का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल, सामान्य, इसलिए वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। पूर्णांकों की भी जो कुल संख्या है वो अपरिमित होता है। सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक हम बतला नहीं सकते, क्योंकि याद करो नंबर लाइन पे देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, फिर से आप समझिए, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम बतला नहीं सकते। प्राकृतिक संख्या को हम n से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या हमारा बन गया पूर्ण संख्या। सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तीसरा पूर्णांक, जहां हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस में दर्शाते हैं। एक बात और हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम नहीं बतला सकते, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या नहीं बतला सकते, लेकिन सबसे छोटा प्राकृतिक और सबसे छोटा पूर्ण संख्या हम बतला सकते हैं। लेकिन पूर्णांक में नहीं सबसे बड़ा बतला सकते, नहीं सबसे छोटा बतला सकते। इतना बात हमें याद रखना है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आ गया परिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव हर साल निश्चित पूछता है। ठीक है, समझिए 9th 8th से आप पढ़ रहे हैं, तो वो सभी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपल, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां हमेशा याद रखना है p/q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी तुरंत बताते हैं, बस बेसिक समझ लेना है कि वो सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जहां p/q पूर्णांक होगा। ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि सभी प्राकृतिक संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दशमलव के बारे में अभी आपको हम बता देते हैं, ये लाइन आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसको भी खुद से पढ़ लीजिएगा, हम समझा देते हैं, परेशान नहीं होना है। इसको याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, ये भी हम 9th में पढ़े, ऑब्जेक्टिव में आता है सीधा कि भाई दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है अधिकतम, तो हम बोलेंगे अनंत होता है। ठीक है, कौन कौन संख्या, क्या बोला अभी, क्या बताया गया आपको कि वो सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। वो कौन कौन संख्या है जो p/q के रूप में लिखा सकता है, तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब हमारा परिमेय संख्या होता है। दूसरा पूर्ण संख्या, यानी कि जीरो, जीरो भी जो है क्या है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, यानी इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा है एक दशमलव के बारे में समझिए। अगर दशमलव के बारे में थोड़ा सा अगर आपको समझ है तो 3 तरह का दशमलव आपको दिखेगा। एक तरीका, एक दशमलव आपको दिखेगा जो खत्म हो जाएगा, कुछ इस तरह का। एक दशमलव आपको दिखेगा
जो रिपीटिंग होगा, रिपीट होते रहेगा। एक दशमलव आपको दिखेगा जो ना रिपीट हो रहा होगा ना खत्म होता दिखेगा आपको। ये देखिए 3 चीज आपको दिख रहा है। तो अगर हम इस दशमलव वाले संख्या की बात करें तो इसे हम परिमेय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में बदला सकता है बहुत आराम से। ये क्या है? ये रेकरिंग आ जाएगा, याद करो, इस पे हम वार लगा सकते हैं, तो इसे भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो दशमलव 3 तरह का दिखेगा, 2 गो परिमेय होगा, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे आगे आपको समझाएंगे हम। ठीक है, ये दोनों पी बाई क्यू के रूप में बदल सकता है। हालांकि आप 9th में पढ़े होंगे इसको पी बाई क्यू पे बदला, लेकिन हम फिर आपको 10th में बताएंगे। ये जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकता, अर्थात ये अपरिमेय के अंदर आएगा, परिमेय नहीं होगा। याद रखिएगा, समझे कि नहीं समझे? ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये ना रिपीट हो रहा है, यानी कि रेकरिंग, जो जिस पे रेकरिंग लग जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उसे हम पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। ये नहीं खत्म हो रहा है, नहीं इस पे हम रेकरिंग लगा सकते हैं, नहीं ये रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए ना, 1 0 आया, फिर 2 0 आया, 3 0, 4 0, 5 0, तो ये कुछ ऐसा केस बना रहा है। तो 3 तरह का दशमलव दिखेगा। रिपीटिंग दिखा, बार बार एक ही चीज आ रहा है, देखो 25 25 25, यानी परिमेय। खत्म हो गया, परिमेय। दशमलव के बारे में हम बहुत डिटेल में 1.4 में पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, ये बेसिक आप समझ लीजिए। यहां हम क्या आपको सिखा रहे हैं? यहां हम आपको सिखा रहे हैं पहचान करने के लिए कि किस तरह हम परिमेय संख्या का पहचान करेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप दशमलव में 3 तरह का संख्या दिखेगा, इसको आप देख लीजिएगा। नेचुरल हो गया। सारा का सारा पूर्ण संख्या जो हमारा होता है, सारा का सारा पूर्ण संख्या जो हमारा होता है, पूर्णांक, सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक जो होता है वो भी परिमेय होता है। रूट वाला संख्या समझिए, रूट में जितना संख्या आपको दिखेगा, ठीक है, अगर रूट से बाहर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल √4 प्लस √16, इसे हम परिमेय बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, यानी ये भी रूट से बाहर हो गया, ये भी रूट से बाहर हो गया, मतलब ये क्या है? 6। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ये परिमेय है। रूट के बारे में भी एक हम बढ़िया सा वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप समझिए, 4 का वर्गमूल इतना आपको पता होना चाहिए, 4 का वर्गमूल 2, 16 का 4, इसलिए क्या हो गया? परिमेय हो गया। ठीक है, सीधा √81 दे देगा, बोलेंगे परिमेय क्योंकि ये 9 है। ऐसे करके संख्या दे देगा, इसे भी परिमेय बोलेंगे क्योंकि देखिए √7 कट गया। कभी ऐसे करके दे देगा, इसे भी बोलेंगे परिमेय। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में बचेगा क्या? केवल 3। तो रूट के साथ बहुत संख्या आपको देगा, जैसे अंडर रूट दे देगा 3/12। तो क्या होगा? देखो ध्यान से, रूट से बाहर नहीं हो रहा है आपको, लेकिन इसको काटिए, कट रहा है, कट कर क्या हो गया? 1/4। अब देखिए आराम से रूट से बाहर हो जाएगा। बहुत ऐसा संख्या आपको दिखेगा। ठीक है, बटे में कोई भी अंक दिख जाए, संख्या दिख जाए, 5/7, -3/2, बात को समझिएगा, 22/7, तो ये सब भी क्या होता है? परिमेय होता है। प्रतिशत में कभी अंक दिख जाए, प्रतिशत में हम बोलेंगे परिमेय है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब आपको ही पता होगा, बटे 100 होता है। तो ये सब जो है परिमेय के अंदर आएगा। ठीक है, अगर कहीं आपको हम दे दे सिर्फ √7, तो इसे हम परिमेय नहीं बोल सकते क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। पता नहीं अब क्या हम भूल गए बताने के लिए, तो वो आगे भी आपको हम बता देंगे। चलिए, अब हम लोग सीधा आते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, सिंपल। ठीक है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा सकता है। कौन कौन पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा? रूट वाला संख्या जो होता है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखाता है। पाई, हमेशा याद रखिएगा, पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का निकटतम मान, यानी कि ये इक्विवेलेंट होता है किसके? 22/7 के। ठीक है, जबकि पाई बराबर क्या होता है? 3.14, ये पूरा जाते जा रहा है। और अभी तुरंत बताए थे कि दशमलव जो ना खत्म हो ना रिपीट हो, वो क्या होता है? वो होता है अपरिमेय। और ये है पाई का असली मतलब। अब चूंकि ये नहीं यूज करना चाहते हैं ना, कहीं कहीं याद करो 3.14 यूज करते हैं, कहीं जरूरत पड़ता है तो इसी के बदले हम 22/7
7 यूज कर लेते हैं भाई, 22/7 को भाग दो ना, यही आते चल जाएगा, सिंपल सी बात है। ई जो है ई जो है वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस एक जानकारी के लिए आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ई जो हमारा होता है अपरिमेय होता है, और ई का ये वैल्यू होता है। और ये देखो ना रिपीट होगा ना, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अपरिमेय क्या क्या होगा, सिंपल, तो 5 + 3√2 क्या है, अपरिमेय। रूट दिखा, अपरिमेय। √2 क्या है, अपरिमेय। 3 ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। सिंपल, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय। यही सब है अपरिमेय। पाई अपरिमेय, पाई 3 दिख जाए अपरिमेय, 3 पाई 2 दिख जाए अपरिमेय। लेकिन 22/7 अगर दिख जाए तो इसे हम हमेशा परिमेय बोलेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। और दशमलव वाला को बतेबे किए, जो मान के चलिए रिपीट नहीं होता हो। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, इसे भी हम बोल सकते हैं अपरिमेय। तो ये सब अपरिमेय का कुछ था, ठीक है। अब जो है वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर का नाम है, उस पे आ जाइए। तो वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, सिंपल हो गया, परिमेय संख्या। और सभी अपरिमेय संख्या को अगर हम सम्मिलित कर दें तो उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब परिमेय मतलब क्या, परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। इसे हम R से सूचित करते हैं, यानी 0, 1 यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या कहलाता है। सिंपल इतना बात, ठीक है। यही यानी वास्तविक संख्या में सब समा गया, परिमेय अपरिमेय दोनों। परिमेय में क्या क्या समाया था, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, है ना, सारा। चलिए, कुछ सवाल जो भी हम आपको पढ़ाए उसके आधार पर हम कुछ सवाल आपको, कुछ ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल करवाते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। और भी पूरा तो चैप्टर अभी पढ़ना ही है, पहला लेक्चर है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 1। अभी तुरंत बताए, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। थोड़ा आगे बढ़िए, दूसरा सवाल क्या है कि संख्या 2, 8, 7, 6, 5 में 7 का जातीय मान तथा स्थानीय मान क्या होगा। तो ये मेरा 7 है, इसका जातीय मान क्या होगा, 7, क्योंकि जातीय मान तो सेम होता है। स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या सिखाए थे, 7 लिख दीजिए और कितना अंक है उसके बाद 3 अंक, तो 3 0 दे दीजिए। यानी 7 का जातीय मान 7 होगा और स्थानीय मान 7000 होगा, 7000 होगा। यानी ये मेरा सही जवाब हो गया इस सवाल का, हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल बताना है। 9 कहां है, यहां है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 9 लिख लीजिए। और 9 के बाद कितना अंक है, 3, तो 3 0 लगा लीजिए। बात को समझिए, 3 0 लगा लीजिए। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान तो वही हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए। यही क्या हो गया, इस प्रश्न का जवाब हो गया। बात को समझिए, इस संख्या में मौजूद 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल, तो स्थानीय मान जातीय मान का योगफल, सिंपल। इस संख्या में 7 और 9 के स्थानीय मान का अंतर कितना है, 7 और 9 के स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान तो 7 लिखो और 7 के बाद कितना अंक, 4 अंक, तो 4 0, सिंपल। 9 के लिए क्या, 9 लिखो, 9 के बाद कितना अंक, कितना का अंतर, यानी 90 इसमें घटा देना है। तो 0, 10 में 9 गया 1, 9 9 6। ये कहां लिखा हुआ है भाई साहब, ये लिखा हुआ है यहां, यानी ये मेरा सही जवाब हो गया, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा परिमेय संख्या, 4 ऑप्शन है इसमें, परिमेय कौन है, तो परिमेय वही है जो रूट से बाहर हो सकता है। इसको देखिए, ये रूट से बाहर हो जाए कैसे, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12, ठीक है। आप जो है ना, स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, है ना, ये जो वर्ग होता है कम से कम 25 तक याद कीजिए, 30 तक याद करके रखिए, आपको काम देगा। पाइथागोरस प्रमेय वगैरह आएगा 8वां चैप्टर में, बहुत आपको काम देगा। तो 25 तक तो हम यही बोलेंगे, याद करके आप वर्ग रखिए, तो 1 का 1 हो जाएगा और 144 का 12 हो जाएगा, इसलिए यही मेरा सही जवाब है। देखो यहां ध्यान से देखो, कट गया, लेकिन ये क्या हुआ, √1/10, 1 तो बाहर हो जाएगा, 10 बाहर नहीं होगा रूट से। ये √32 है, ये भी पूर्ण रूप से बाहर नहीं होगा, क्योंकि √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2,
16 का 4 बाहर हो गया, लेकिन ये रूट 2 बाहर नहीं होगा, इसलिए रूट है यहाँ, इसलिए ये परिमेय नहीं हो सकता। और ये क्या है, रूट तो है, ये है, तो ये भी परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंपल समझिए, अपरिमेय का मतलब है रूट, रूट हटा तो ही परिमेय हो सकता है। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि परिमेय कौन है, तो देखिए परिमेय कौन है। पाई तो हम बोले थे अपरिमेय होगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय होगा। ये भी देखिए अपरिमेय है तो यही परिमेय है। कैसे, तो 4 इसका क्या हो गया, रूट से बाहर होकर 4, और ये रूट से बाहर होकर 5, तो ये आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय मतलब जो रूट से बाहर नहीं होगा। देखो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसका 8, इसका 6, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए यही मेरा क्या है, अपरिमेय। इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, कह रहा है इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय है। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या, परिमेय। परिमेय नहीं का मतलब क्या, अपरिमेय। तो ऐसे भी घुमाकर आपसे सवाल पूछ सकता है। तो देखते हैं कि कौन परिमेय है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय, परिमेय नहीं का मतलब अपरिमेय, सिंपल। ठीक है, तो ये तो भाई अपरिमेय है, वो अपरिमेय नहीं कर रहा है, ये भी अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि देखो रूट से सब बाहर नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये तीनों क्या दिख गया, अपरिमेय। अरे भाई ये भी दिख रहा है अपरिमेय, कैसे, तो इसको काट लीजिए पहले, हो सकता है परिमेय निकल जाए। अच्छा, इतना सबको पता होना चाहिए कि 2 अंडर रूट रहे उसको 1 अंडर रूट हम लिख सकते हैं। तो ये लिखल है 75/48, काट दीजिए, 3 से काटिए 25, इसको 3 से काटिए 16, यानी ये क्या हो गया, अंडर रूट 25/16, रूट से बाहर हो गया 5/4, यानी ये भी क्या है, ये है मेरा सही जवाब। ये अपरिमेय नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको रूट में ऐसा संख्या दिखेगा जो लगेगा कि भाई इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये भी अपरिमेय, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी ये कटेगा। ठीक है, तो काट कर देख लेना है, अंतिम रूप में रखकर देखना है वो क्या होगा। तो इस तरह से इसका ये जवाब हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए, तो इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो ये देखिए परिमेय संख्या रूट 2 कट गया, क्या बचा 2, तो ये आंसर हो गया। देखो ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा। तो इस तरह से जो है, उम्मीद करता हूं कि आज आपको सारा बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो हो गया, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।